Me, Priyanka is describing the topic accessory organs in respiration. रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारे और कौन कौन से ऑर्गन्स है जो हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। एसेसरी का मीनिंग क्या है? हेल्पर ऑर्गन्स। यहाँ पे हमारे हेल्पर ऑर्गन्स है जैसे मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं उसी टाइम पे हमारी चेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करती है। यानी कि यहाँ पे जैसे हमारी चेस्ट है, जब भी हम इनहेलेशन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं उस टाइम पे हमारी चेस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि हमारे इस एरिया में एयर प्रेजेंट हो जाती है और हमारी चेस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बन जाता है और इस तरह से हमारी क्या है एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट यहाँ पे हो जाता है। और जब भी हम सांस छोड़ते हैं यानी कि एक्सहेलेशन करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम पे ये प्रेशर यहाँ से डिक्रीज हो जाता है। देखो यहाँ से क्या प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हमारी जो चेस्ट अपवर्ड डायरेक्शन थी वो अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। ये प्रोसेस हम सभी करते हैं जब भी हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं। जब हम इनहेलेशन करते हैं सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट अपवर्ड यानी कि ऊपर की साइड मूव करती है और जब हम सांस छोड़ते हैं एक्सहेलेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारी चेस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है यानी कि वो नीचे की साइड जाती है। ये प्रोसेस हमारे पूरे रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारी चलती रहती है। ये जो अपवर्ड एंड डायरेक्शन मूवमेंट होती है मेनली किसके कारण होती है? मस्कुलर एक्टिविटीज़ की वजह से। किसकी वजह से? मसल्स की एक्टिविटीज़ की वजह से। यहाँ पे हमारे कुछ पार्शियली वॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं और कुछ पार्शियली इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है। पार्शियल का मतलब है कि कुछ, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से वॉल्यूंटरी या फिर इनवॉल्यूंटरी नहीं है। ठीक है। वॉलंटरी का मतलब होता है वो हमारे कंट्रोल में होती है। पार्शियली वॉलंटरी का मतलब क्या है? वो हमारे कुछ तो कंट्रोल में होती है और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इनवॉलंटरी मीन्स वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। यहाँ पे जो भी मसल्स हमारे प्रेजेंट होती है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में जो हमारी हेल्प करती है वो हमारे कुछ तो हमारे कंट्रोल में होती है और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए इनको वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स बोला गया है। यहाँ पे हमारी जो मसल्स हेल्प करती है वो कौन कौन सी है? हमारी नेक की मसल्स, शोल्डर मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। जब भी हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं यानी कि हम नॉर्मल से ज़्यादा अगर हम ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा या अगर हम फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हैं या फिर इनहेलेशन करते हैं उस टाइम पे हमारी जो नेक, शोल्डर एंड एब्डोमिनल की मसल्स है वो हमारी हेल्प करते हैं। ये प्रोसेस आप करके भी देखना। आप फोर्सफुली तरीके से यानी कि ज़्यादा अमाउंट में अपने अंदर एयर लेते हो तो उस टाइम पे हमारी एब्डोमिनल, नेक एंड शोल्डर की मसल्स पर अफेक्ट होता है। यानी कि जब हमारी चेस्ट की कैविटी ज़्यादा अमाउंट में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है तो हमारी क्या मसल्स पे अफेक्ट पड़ता है, जो भी हमारी नेक, शोल्डर एंड एब्डोमिनल मसल्स हैं। और उसी के साथ में जब हम क्या इन एक्सहेलेशन ज़्यादा करते हैं यानी कि हम सांस ज़्यादा छोड़ देते हैं, जितना हमने सांस लिया उसकी बजाय में क्या फिर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में सांस छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे भी हमारी इन मसल्स के ऊपर अफेक्ट होता है और ये मसल्स हमारी हेल्प करती हैं फोर्सफुली ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग होती है और उसमें हमारी कौन कौन सी मसल्स है हमारी हेल्प करती है? यहाँ पे हमारे कुछ इंटरकोस्टल मसल्स होती है यानी कि हमारी जो रिब्स होती है, हमारी क्या है रिब्स होती हैं। रिब्स कितनी होती हैं? हमारी 12 पेयर्स यानी कि 24 हमारी रिब्स प्रेजेंट होती हैं। उन रिब्स के बीच में 12 पेयर्स के बीच में हमारे वन पेयर इंटरकोस्टल मसल्स का प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे क्या ये रिब्स हैं, इन रिब्स के बीच में यहाँ पे क्या हमारी इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है। रिब्स के बीच में क्या हमारी इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है। इस तरह से जो हमारी रिब्स होती है वो हमारी 12 पेयर्स होती हैं और जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो हमारी 11 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। देयर आर 11 पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। वही बात है। दे आर अरेंज इन 2 लेयर्स। जो हमारी ये इंटरकोस्टल मसल्स होती है हमारे 2 लेयर्स के अंदर आती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। यानी जो हमारी ये हैं मसल्स हैं रिब्स के बीच में, ये हमारी क्या 2 तरह की है। एक है एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाली और एक इसके नीचे है यानी कि इंटरनल। ठीक है। मसल्स इनको मैं आपको आगे बताती हूँ इनके बारे में। यहाँ पे है हमारे सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। यहाँ पे है, देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा जो हमारी, देखो यहाँ पे क्या हमारी रिब्स प्रेजेंट है और रिब्स के बीच में क्या हमारी इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है। हमारी हर जगह पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे हमारी रिब्स है और रिब्स के बीच में हमारी क्या है इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है जो हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हमारी बाहर की साइड में प्रेजेंट होती हैं और जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल्स हमारे एक्सटर्नल के पीछे यानी कि इसके जस्ट बैक साइड में हमारी प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है। एक्सटर्नल देखो यहाँ पे दिखा रखा है, एक्सटर्नल ये वाली होती है, यानी कि बाहर यहाँ पे पार्ट को काट के दिखा रखा है, उसको डिवाइड करके दिखा रखा है। जो एक्सटर्नल है वो ऊपर वाली पट्टी है और जो इंटरनल है वो नीचे वाली पट्टी है एक तरह से, ठीक है। जैसे हमने क्या दो पट्टियाँ ले ली, ये ऊपर और नीचे है, ऊपर वाली कौन सी हमारी एक्सटर्नल और नीचे वाली हमारी इंटरनल, ठीक है। ये हमारी मसल्स है, सिर्फ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि हमारी क्या एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो ऊपर वाली होती है और इंटरनल हमारी नीचे वाली होती है। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो हमारी कुछ इस तरह से आगे मूव करती है, यानी कि फॉरवर्ड और डाउनवर्ड। देखो एक तो क्या है ये फॉरवर्ड और क्या है हमारे नीचे की साइड किस वे में चल रही है हमारी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखा रखा है, ये हमारे क्या फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसको इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड होते हैं, जबकि हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वो हमारी क्या है, वो हमारे पीछे की साइड। और मैं आपको ये बताती हूँ, पहले हमारे क्या था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल का मीनिंग ही क्या है, आउटसाइड। एक्सटर्नल का मीनिंग क्या, आउटसाइड यानी कि बाहर वाले। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर बिटवीन द रिब्स लोकेटेड आउटसाइड द स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो वो क्या हमें बाहर की साइड हमें शो होती हैं, ठीक है। ये हमारी किस डायरेक्शन में होते हैं, दीज एक्सटेंड इन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। वही बात है क्या, ये फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड यानी कि आगे की साइड और हमारी क्या नीचे की साइड, ये हमारी आती है इस डायरेक्शन में, ये हमारी प्रेजेंट होती है रिब्स के बीच में। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स्ड क्वाइट इनहेलेशन। जब भी हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं इनहेलेशन करते हैं, देखो एक बार आप ये प्रोसेस करके भी देखना, जब भी हम सांस लेंगे तो हमारी जो मसल्स है वो ऊपर की साइड आएंगे, यानी कि एक्सटर्नल बाहर वाली मसल्स के ऊपर हमारा इफेक्ट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल मसल्स के ऊपर वहाँ पे इफेक्ट होता है, तो ये हमारे क्या इनहेलेशन में हेल्प करते हैं। जब भी हम इनहेलेशन करते हैं तो उस टाइम पे ये हमारी एक्सटर्नल मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। दे राइज एंड एक्सपेंड द चेस्ट कैविटी। ये क्या करती है, हमारी जो चेस्ट की कैविटी है उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, यानी कि ऊपर की साइड उभारती हैं, ठीक है। जब भी हम इनहेलेशन, ये जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है इसका मतलब भी क्या है, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी तरीके, ठीक है। और इसका अगर ये हमारे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या है, ये हमारी डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, इनहेलेशन के लिए, और हमारी चेस्ट की कैविटी को एक्सपेंड करती हैं कि वो राइज हो सके, यानी कि ऊपर की साइड उभर सके। उसके बाद है हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो हमारी इनवार्ड होती हैं। क्या होती हैं, वो हमारी इनवार्ड होती है। इसका मीनिंग ही क्या है, इंटर या फिर इनर। इन द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर बिटवीन द रिब्स। ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो दीज एक्सटेंड इन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो किस तरह से होती है, इस तरह से, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। देखो हमारी क्या है, इंटरनल तो इस तरह से होती है, जबकि हमारी एक्सटर्नल इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसका हम डिफरेंस इस तरह से देख सकते हैं, जो एक्सटर्नल है उनकी प्रेजेंस ऐसी है और इंटरनल की प्रेजेंस इस तरह से है। मैंने आपको स्ट्रक्चर पीछे दिखा रखा, वो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद है ये हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सहेलेशन के लिए, यानी कि सांस छोड़ने के लिए। जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी जो अंदर वाली मसल्स है वो हमारी चेस्ट को डाउनवर्ड मूव करेंगे, यानी कि अंदर की साइड वो मूव करवाती हैं, ठीक है। देखो उसके बाद एक बार और बता देती हूँ मैं, इंटरनल का मीनिंग ही क्या है, इनसाइड, इनर, ठीक है। तो ये क्या हमारी एक्सटर्नल मसल्स के नीचे प्रेजेंट होती हैं और क्या पे होती है, हमारे रिब्स के बीच में, जहाँ पे हमारे इंटरकोस्टल मसल्स है, ऊपर की साइड हमारी एक्सटर्नल, नीचे की साइड हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये हमारी, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमारी क्या है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि पीछे की साइड और क्या नीचे की साइड, ठीक है। और जबकि हमारी क्या है, जो हमारी एक्सटर्नल थी वो हमारी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन थी, ठीक है। वो हमारी जो एक्सटर्नल थी वो हमारी इनहेलेशन करवाती है, यानी कि सांस लेने में हेल्प करवाती हैं और हमारी चेस्ट की कैविटी को ऊपर की साइड उभारती हैं। जबकि इंटरनल जो होती है वो क्या करवाती है, हमारी एक्सहेलेशन करवाती है, यानी कि सांस छोड़ने में हेल्प करती है और हमारी चेस्ट की कैविटी को नीचे की साइड डाउनवर्ड एक्सपेंड करवाती है, ठीक है। उसके बाद है, मैंने यहाँ पे और कुछ मसल्स दिखा रखे, जैसे हमारा डायफ्रामिक मसल्स। डायफ्राम भी क्या एक तरह से मसल ही होती है। डायफ्राम क्या है हमारी, जब भी हम रेस्पिरेशन करते थे उस टाइम पे हमारा डायफ्राम जो था वो भी हेल्प करता है। डायफ्राम इज ए डोम शेप ऑर्गन। डोम शेप का ये ऑर्गन होता है कुछ इस तरह से,
ठीक है। डोम शेप का ऑर्गन होता है। ये क्या करता है, हमारी जो ऊपर की साइड तो क्या हमारी थोरेसिक कैविटी और नीचे की साइड क्या है एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो डायफ्राम है वो क्या करता है हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है। इस तरह से क्या है हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसका तो फ्लोर है, एक तरह से हमारा क्या थोरेसिक कैविटी का वहाँ पे फर्श होता है यानी कि फ्लोर होता है, जबकि एब्डोमिनल कैविटी का रूफ होती है यानी कि छत होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या डायफ्राम है, डायफ्राम है तो क्या है ये हमारी थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करवाता है। ये हमारी थोरेसिक कैविटी की तो फ्लोर होता है, थोरेसिक कैविटी का क्या है फ्लोर होता है, जबकि हमारी एब्डोमिनल कैविटी का रूफ होता है यानी कि उसकी छत होती है एक तरह से। ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग जब भी हम सांस लेते हैं डायफ्राम जो है वो हमारा अप एंड डाउन मूव करता है। जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस टाइम पे हमारा डायफ्राम अप एंड डाउन मूव करता है। इट हेल्प इन इंक्रीज द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी। ये क्या, जब भी हम सांस लेते हैं यानी कि इनहेलेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसमें इंक्रीजमेंट आ जाती है। देखो जब भी हमने क्या सांस ली, यहाँ पे हमारे लंग्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या डायफ्राम है। जब भी हम सांस लेते हैं यानी कि लंग्स का साइज बड़ा हो गया तो हमारा जो डायफ्राम है वो क्या नीचे की साइड मूव कर जाता है और हमारे थोरेसिक कैविटी को वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जब हम सांस छोड़ते हैं, यहाँ पे क्या थे लंग्स बड़ा साइज था, अब उनका साइज क्या छोटा हो जाता है, लंग्स का साइज छोटा हो जाता है जब भी हम सांस छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो हमारा डायफ्राम पहले तो यहाँ पे था जब हमने सांस लिया, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो क्या हमारा डायफ्राम ऊपर की साइड चला जाता है और इस तरह से जो हमारे यहाँ पे ऑर्गन्स है जैसे लीवर, स्प्लीन और हमारा क्या स्टमक यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या उस टाइम पे हमारे जो एब्डोमिनल एरिया उसको वहाँ पे जगह मिल जाती है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं उस टाइम पे तो क्या है हमारे जो थोरेसिक एरिया है उसको जगह मिल जाती है, वहाँ पे उसके लिए स्पेस बना लेता है ताकि वो क्या है नीचे, और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की साइड चला जाता है, यानी कि हमारे थोरेसिक एरिया को वहाँ पे स्पेस मिल जाता है। और जब हम सांस क्या करते हैं छोड़ते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है उसके जो ऑर्गन है वहाँ पे उनको वहाँ पे स्पेस मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही बात मैंने आपको बता रखी है कि जो हमारा डायफ्राम होता है जब भी हम सांस लेते हैं वो क्या हमारा अप एंड डाउन मूव करता है। ये हमारे किस में हेल्प करता है, थोरेसिक कैविटी के साइज को इंक्रीज करने में। जब हम व्हेन द डायफ्राम मूव अपवर्ड, जब भी हमारा डायफ्राम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो हमारे क्या जो नीचे वाले ऑर्गन थे एब्डोमिनल कैविटी के तो उनको स्पेस मिलता है वहाँ पे। और जब हमारा क्या ये डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड इट प्रोवाइड स्पेस टू द थोरेसिक, और जब क्या हमारा ये डायफ्राम देखो अब तो ऊपर गया था, अब क्या है जब हमारा डायफ्राम नीचे की साइड आता है, जब क्या है नीचे की साइड आता है तो जो हमारा थोरेसिक कैविटी है तो थोरेसिक कैविटी के जो ऑर्गन्स है जैसे हमारे लंग्स है तो उनको ये स्पेस वहाँ पे प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल टेंडोन टू विच मसल फाइबर रेडिएट। इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे क्या स्टर्नम है और यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है डायफ्राम है। जो डायफ्राम है यहाँ पे हमारे स्टर्नम के साथ में और पीछे हमारी रिब है उसके साथ में कुछ मसल से यहाँ पे ये अटैच है, इसी वजह से ये हमारा दूसरी जगह पे नहीं घूमता। ये भी एक तरह से मसल ही होती है डायफ्राम भी, और क्या यहाँ पे कुछ टेंडोन से ये मिलके यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल टेंडोन, यानी कि सेंटर में क्या है ये टेंडोन से जुड़ा होता है, एक तरह से लिगामेंट से यहाँ पे जुड़ा होता है, जिसकी वजह से ये जो हमारी मसल्स होती है वो रेडिएट करती है यानी कि अप एंड डाउन मूव करती है। वो क्या करती है अप एंड डाउन मूव करती है, किसकी वजह से, इसके साथ जुड़े होने की वजह से। जब भी हम सांस लेंगे तो क्या ये नीचे की साइड चला जाएगा और जब भी हम सांस छोड़ेंगे तो ये ऊपर की साइड चला जाता है। ठीक है, एंड स्टर्नम एंड टू द वर्टिब्रल कॉलम, देखो ये जुड़ा हुआ है किससे, स्टर्नम से और वह हमारे वर्टिब्रल कॉलम से बाय टू क्यूरा। टू क्यूरा का मीन्स क्या है यहाँ पे, यानी कि लिगामेंट्स की तरह यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी कि वी शेप में ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे क्या स्टर्नम एंड रिब्स और यहाँ पे क्या डायफ्राम यानी कि वी शेप में एक तरह से लेग की तरह यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, लिगामेंट्स की वजह से यानी कि क्यूरा की वजह से। डायफ्राम अगर हम इसकी सप्लाई देखते हैं यहाँ पे हमारे कौन से नर्व्स होती है, फ्रेनिक नर्व्स से हमारी इसकी नर्व सप्लाई होती है। डायफ्राम की नर्व सप्लाई किससे होती है, फ्रेनिक नर्व से। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है, इसमें मैंने आपको दिखा रखा है कि हमारे क्या टू क्यूरा, यहाँ पे क्या क्यूरा प्रेजेंट है, यहाँ पे पीछे हमारी रिब्स हैं और आगे क्या हमारा स्टर्नम, यानी कि जो हमारा डायफ्राम यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो हमारे किससे जुड़ा होता है, हमारी स्टर्नम मसल से और हमारे पीछे रिब्स से वहाँ पे जुड़ा होता है बाई टू क्यूरा। ठीक है।